हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग ठीक हो? चलें जनाब स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने जो डिस्कस कर लिया हुआ था, अच्छा उससे पहले मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा बेटे, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? सिर्फ शोएब को आवाज़ आ रही है? ओके जी, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। चलें जनाब, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमारा लास्ट पॉइंट टू बी डिस्कस था स्टेप फिक्स कॉस्ट। हम बिहेवियरल बेसिस पे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने जनाब वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट डिस्कस कर ली हुई थी। हमारी लास्ट ग्रुप रह गया हुआ है स्टेप फिक्स कॉस्ट। बट स्टेप फिक्स कॉस्ट बेसिकली बाय बिहेवियर फिक्स्ड है, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है कि बाय बिहेवियर तो ये फिक्स्ड होती है, बट विद इन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल ये कांस्टेंट रहती है, उसके बाद इंक्रीज होती है और दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है। हाउ इट इज पॉसिबल? लेट्स टेक एन एग्जांपल। हर वो फिक्स कॉस्ट जिसकी एक खास कैपेसिटी होगी वो स्टेप फिक्स कॉस्ट होगी, और इन लॉन्ग रन कोई भी कॉस्ट प्योरली फिक्स कॉस्ट नहीं होती। तमाम की तमाम फिक्स एक्सपेंसेस लॉन्ग रन में स्टेप फिक्स कॉस्ट हुआ करती हैं। जैसे देखो बेटे, हमने रेंट की एग्जांपल ली थी कि रेंट जो है वो हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट है। चलें जनाब, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने सपोज एक स्टोर रूम है वो रेंट पे लिया हुआ है, और उस स्टोर रूम में यूनिट स्टोर करने की कैपेसिटी 100 यूनिट्स की है। एक स्टोर रूम हमने रेंट पे लिया हुआ है, और जनाब उसकी कैपेसिटी क्या है, 1 to 100 यूनिट्स हम उस पर स्टोर कर सकते हैं, और उसका रेंट जो हम पर मंथ पे कर रहे हैं, सपोज 5000 पे कर रहे हैं। अब वो स्टोर रूम में हम 1 यूनिट स्टोर करें, 10 यूनिट स्टोर करें, 80 यूनिट स्टोर करें या 100 यूनिट स्टोर करें, हमारा रेंट का एक्सपेंस पर मंथ फिक्स्ड होगा 5000। अब जनाब विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे बिजनेस का स्केल बढ़ा और मुझे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए, ज्यादा यूनिट स्टोर करने की जरूरत पड़ी, बट ऑलरेडी मेरे पास जो स्टोर रूम है जनाब उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 100 यूनिट स्टोर करने की है। अब वो इनसफिशिएंट हो गए। अब मेरे बिजनेस का स्केल जो है वो 100 यूनिट से बढ़ के मेरे बिजनेस की कैपेसिटी जो है सपोज 170 यूनिट्स पे चली गई। अब उसमें 100 यूनिट स्टोर हो सकते हैं, नेक्स्ट 70 यूनिट्स का क्या करें? चलें जनाब, हम एक काम करते हैं, एक स्टोर रूम और रेंट पे लेंगे, और यहां हम सपोज कर लेते हैं कि उस स्टोर रूम की कैपेसिटी भी इतनी ही है जितनी स्टोर रूम नंबर 1 की थी। फर्स्ट वन स्टोर में अगर 100 यूनिट स्टोर हो सकते हैं, सेकंड स्टोर में भी हम मैक्सिमम 100 यूनिट ही स्टोर कर सकेंगे। उसकी अगर कैपेसिटी सेम है दैट डेफिनेटली रेंट भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक और स्टोर रूम रेंट पे ले लूंगी तो जनाब मेरा रेंट का एक्सपेंस 5000 से बढ़कर किस पे चला जाएगा, 10,000 पे चला जाएगा, और अब मेरे यूनिट स्टोर करने की कैपेसिटी 100 से बढ़कर किस पे चली जाएगी, 200 पे। अब जनाब सेकंड स्टोर रूम में 200 यूनिट्स तक फुली ऑक्यूपाइड हो जाता है। सेकंड 100 यूनिट की लॉट जो है वो सेकंड स्टोर रूम में आई। अब जनाब मजीद अगर हमें यूनिट स्टोर करने हैं तो फिर हमें एक और स्टोर रूम रेंट पे लेना होगा। उसकी भी अगर हम कैपेसिटी और रेंट सेम सपोज कर लेते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस बढ़ रहा है, ज्यादा यूनिट हम प्रोड्यूस सेल कर रहे हैं, ज्यादा स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या करेंगे जनाब, एक थर्ड स्टोर रूम रेंट पे लेंगे तो मेरे यूनिट को स्टोर करने की कैपेसिटी 201 से लेकर नेक्स्ट 300 यूनिट्स तक मेरा रेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 15,000। अब उसे यहाँ ग्राफिकली अगर मैं प्लॉट करूं तो देखें हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या है, यूनिट्स हैं, और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, वैल्यू। ये हमारे पास सपोज 0, और यहाँ हमारे पास 100 यूनिट्स हैं, यहाँ 200 यूनिट्स हैं, यहाँ हमारे पास 300 यूनिट्स हैं। वैल्यू में बात करें तो सपोज ये 5000, ये 10,000 और ये 15,000 है। 1000 को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, 5, 10 एंड 50। अब जनाब मेरे पास फिक्स कॉस्ट पहले 100 यूनिट तक कांस्टेंट है 5000 तक, उसके बाद ये कॉस्ट बढ़ेगी और दोबारा से नेक्स्ट एक्टिविटी रेंज तक कांस्टेंट हो जाएगी।
200 यूनिट्स के बाद ये कॉस्ट फिर से इंक्रीज होगी और 10,000 से 15,000 तक जाएगी और नेक्स्ट 300 यूनिट्स तक ये दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगी। तो जनाब एक ऐसी कॉस्ट जो बाय बिहेवियर फिक्स्ड है बट विद इन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी रेंज, उसके बाद ये बढ़ती है और दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है, दैट कॉस्ट वुड बी कॉल्ड स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। चलें जनाब, आपके सामने वैल्यूज ग्राफ, अब जनाब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ नोट डाउन करते हैं। आप भी जनाब जिस तरह वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन को मैंने पॉइंट्स में नोट करवाया, इसको भी आप पॉइंट्स में नोट करोगे, आपको मेमोराइज करना और ये जो है वो ज्यादा इजी हो जाएगा और प्रॉपर्ली ये डिफाइन भी हो जाएगा। तो जनाब पॉइंट नंबर 1 में आप लिखोगे इट इज फिक्स्ड बाय बिहेवियर but within a specific activity range. After then, point number 2, it increase and resume again at a new higher level. That would be called resume mean दोबारा से कांस्टेंट हो जाना है, लेकिन कांस्टेंट कहाँ होगी? एट अ न्यू हायर लेवल, एक न्यू हायर लेवल पे जाके ये दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपके सामने रखी रेंट की। रेंट एक्सपेंस है बेटे आपके पास, आपके सुपरवाइजर की कॉस्ट है, एटसेट्रा। सुपरवाइजर की कॉस्ट कैसे स्टेप फिक्स कॉस्ट हो सकती है? सुपरवाइजर का काम क्या है? उसने जनाब अपने एम्प्लॉइज के काम को सुपरवाइज करना है, अपने वर्कर से काम करवाना है। वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के काम को सुपरवाइज नहीं कर सकता, हर पर्सन की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है। तो जनाब अगर हम यहाँ सपोज कर लें कि सुपरवाइजर मैक्सिमम 10 एम्प्लॉइज के काम को लुक आफ्टर कर सकता है, 10 लोगों से काम करवा सकता है, तो आप हर 10 एम्प्लॉइज के लिए एक सुपरवाइजर हायर करोगे। तो जब हर 10 सुपर एम्प्लॉइज के लिए अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ वर्कर्स 10 हैं, यू नीड जस्ट 1 सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर को आपको मंथली फिक्स सैलरी यू हैव टू पे। अगर आपने इससे ज्यादा वर्कर से काम करवाना है, 10 से ज्यादा का काम करवाना है, आपको एक और सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी, और सुपरवाइजर की को आप दोनों सुपरवाइजर को सेम सैलरी पे करोगे, सेम स्किल्ड लेवल पे, तो क्या होगा? आपकी वो कॉस्ट इंक्रीज होगी और नेक्स्ट 20 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तक वो दोबारा से आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जनाब ये आपके पास बिहेवियरल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई। अब जनाब नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि फर्दर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितने भी मॉडल्स यूज करते हैं, हमें कॉस्ट के बेटा प्योर बिहेवियर्स चाहिए होते हैं। फर्सी आपका भी क्वेश्चन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। फर्सी मैम ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट में कैसे ग्राफ बनेगा? चलो पर यूनिट में भी अभी ड्रॉ कर लेते हैं। आप मुझे उससे पहले बताओ, फिक्स कॉस्ट है ना ये बाय बिहेवियर, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? मैम कर्व, डाउनवर्ड कर्व। डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड कर्व। चलो अब इसको भी बनाते हैं, इसको भी यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये है जनाब स्टेप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करती है, इसका डाउनवर्ड कर्व या डाउनवर्ड लाइन बनती है। अगर कर्व ज्यादा वो आपके पास आएगा तो देखो क्या करेगा, फिक्स कॉस्ट है डाउनवर्ड आएगा। जैसे ही आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी, स्ट्रेट अपवर्ड लाइन आएगी, फिर से कर्व डाउनवर्ड आ जाएगा, फिर स्ट्रेट अप, फिर डाउनवर्ड, फिर अप जहां पे इंक्रीज आ रहा और फिर से डाउनवर्ड। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कुछ यूं बनेगा।
ठीक है मैम। ठीक है, यू हैव नोटेड? यस मैम। ओके बेटा। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। फर्दर हमें जितने भी मॉडल्स डिस्कस करने हैं, आइदर रिलेटेड विद द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट और रिलेटेड विद द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, हमें कॉस्ट के प्योर बिहेवियर्स चाहिए होते हैं। कॉस्ट हमेशा प्योर बिहेवियर्स मीन कि हमें वेरिएबल कॉस्ट अलग करनी है और फिक्स कॉस्ट अलग चाहिए। जहां तक बात है आपकी मिक्स कॉस्ट की, हमने उसके इससे रेलिवेंट कल बात की थी कि जनाब उसमें वेरिएबल और फिक्स कंपोनेंट दोनों इंक्लूसिव होते हैं। आपने क्या करना है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अपने मॉडल्स की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हमेशा क्या करना होगा, उसके दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होगा। वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करना होगा और फिक्स कॉस्ट को आपको सेपरेट करना होगा। इसी तरह स्टेप फिक्स कॉस्ट जब भी आपके कॉस्टिंग के प्रोसेस में आएगी, आपने इसके फिक्स पोर्शन को अलग करना और जितना इंक्रीमेंटल पोर्शन है उसे सेग्रीगेट कर लेना है। नेक्स्ट मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना है कि कैसे हम स्टेप फिक्स कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जनाब हमारे पास दो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, वो कौन सी हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब जनाब हम सेग्रीगेशन की तरफ चल रहे हैं। हेडिंग दीजिएगा, सेग्रीगेशन मीन सेपरेट करना। Segregation of variable and fixed component of mixed cost। हम किस तरीके से अपनी मिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। तो जनाब हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है हाई लो पॉइंट मेथड और दूसरा है लीनियर रिग्रेशन। ये दो मॉडल्स हैं हमारे पास। इसमें एज पर योर सिलेबस हमें लेकर चलना है हाई लो पॉइंट मेथड की एप्लीकेशन ऑनवर्ड चैप्टर्स में आती है। लीनियर रिग्रेशन ज्यादा अच्छा मॉडल है, ज्यादा अच्छा मेथड है। ये आपने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में क्यूटी में पढ़ लिया हुआ है और क्यूटी में अगर आपको याद हो वो आपने स्पेसिफिकली फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं ए एंड बी के, तो उन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप जो है ए और बी अपना वेरिएबल कंपोनेंट और फिक्स कंपोनेंट सेपरेट करना सीख चुके हुए हो, इसलिए अब वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो जनाब हाई लो पॉइंट में एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हाई लो पॉइंट मेथड की हेल्प से हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस वक्त एग्जांपल लेंगे जनाब हम हाई लो पॉइंट मेथड की। चलो जनाब ये हमारी एग्जांपल है। 20 यूनिट्स के केस में हमारे पास टोटल कॉस्ट है 2500, 50 यूनिट्स के केस में 5500, 60 यूनिट्स के केस में 6500 और 100 यूनिट्स के केस में है 10500। अब यहाँ पे मैंने टीसी टोटल कॉस्ट तो लिख दिया, ये मेंशन नहीं किया कि जनाब ये वेरिएबल कॉस्ट है या मिक्स कॉस्ट है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये मिक्स कॉस्ट है।
क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल में चेंज होती है विद एक्टिविटी लेवल, और मिक्स कॉस्ट भी एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज करती है। अगर तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, इसका मतलब इसमें फिक्स का कंपोनेंट इंक्लूसिव नहीं है, फिर तो हमें हाई लो पॉइंट मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट इफ इज इट मिक्स कॉस्ट, इफ इज इट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट शामिल है, तो जनाब फिर हम इस मेथड की एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए पहले ये कंफर्मेशन कर लेते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिर मिक्स कॉस्ट है, और उसकी कंफर्मेशन के लिए क्या करना होगा, हमें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, हमें कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है। और बेटे अगर आपको याद हो, मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है, पर यूनिट चेंज नहीं होती, वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। तो अगर ये पर यूनिट सेम आएगी तो इसको वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे, अगर ये पर यूनिट भी फ्लक्चुएट करेगी तो हम जनाब इसे मिक्स कॉस्ट कहेंगे। फिर जनाब हम इसके दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। तो जनाब डिवाइड करते हैं, 2500 डिवाइडेड बाय 20, ये आपके पास आता है 125। 5500 डिवाइडेड बाय 50 किया, ये आपके पास आया 110। 6500 डिवाइडेड बाय 60 किया, तो ये जनाब आपके पास आ रहा है 108.33। तो जनाब 100 से डिवाइड किया, ये आपके पास आया 105। लीजिए, हमें कंफर्मेशन हो गई कि ये टोटल में भी चेंज कर रही है और पर यूनिट भी चेंज कर रही है। इसका मतलब है कि ये जनाब हमारी मिक्स कॉस्ट है। तो चलिए अब हम जनाब मेथड की एप्लीकेशन करते हैं। और बेटा मेथड की एप्लीकेशन करने के लिए आपने इसमें से दो पॉइंट्स की सिलेक्शन कर लेनी है, हाईएस्ट पॉइंट की और लोएस्ट पॉइंट की। हाईएस्ट पॉइंट पे यूनिट्स भी मैक्सिमम होंगे और लोएस्ट पॉइंट पे आपके यूनिट्स और कॉस्ट भी मिनिमम होगी। तो जनाब हमारे पास 100 यूनिट्स के एंगेज में जो 10,500 की कॉस्ट है, ये हाई पॉइंट है, और जहां आपके पास जनाब 20 यूनिट्स और उनके एंगेज में टोटल कॉस्ट आपके पास 2500 है, ये आपका लो पॉइंट है। अब देखिए बेटे, फिक्स कॉस्ट के बिहेवियर को हमने डिस्कस किया था कि एक्टिविटी लेवल अगर चेंज होता है तो फिक्स कॉस्ट पे टोटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट इन टोटल वुड रिमेन कांस्टेंट। तो जनाब जब हमारा एक्टिविटी लेवल 20 यूनिट्स का है, उसके एंगेज में कॉस्ट है आपके पास 2500, इसमें जितनी फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है उतनी ही फिक्स कॉस्ट 5500 में इंक्लूड है, उतनी ही फिक्स कॉस्ट 6500 में इंक्लूड है, और उतनी ही फिक्स कॉस्ट 10,500 में इंक्लूसिव है। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का फर्क पड़ता है। इट मींस जब मेरा एक्टिविटी लेवल 20 यूनिट से 100 यूनिट्स की तरफ जाता है, बढ़ता है 80 यूनिट्स से, तो कॉस्ट में कितने का इंक्रीज आता है, कॉस्ट आपकी 2500 से इंक्रीज होकर 10,500 पे चली जाती है। तो भाई यूनिट्स में जब 80 का एक्टिविटी लेवल में जब 80 यूनिट्स का डिफरेंस आता है तो कॉस्ट में 8,000 का डिफरेंस आता है। और एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज होती है डेफिनेटली वो वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब है जो 2500 माइनस 10,500 दोनों पॉइंट्स पे जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो बेसिकली हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। बट फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, फॉर 80 यूनिट्स। देखिए स्टेप नंबर 1 में आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, और उसको किस तरह निकालते हैं, उसको यूं फाइंड आउट किया जाता है कि आपने दोनों पॉइंट्स पे कॉस्ट का डिफरेंस लेना है, और जो कॉस्ट का डिफरेंस होगा वो बेसिकली आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, और वो कितने यूनिट्स की होगी, इसको डिवाइड करना है यूनिट्स के डिफरेंस से। तो जनाब इन दोनों पॉइंट्स पे हाईलाइट में करती हूं, ये कॉस्ट है, देखिए कॉस्ट का डिफरेंस है 10,500 माइनस 2,500 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20, तो देखो 8,000 डिवाइडेड बाय 80। तो इसका मतलब है कि 8,000 जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो बिकॉज ऑफ 80 यूनिट्स है, और यही हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। आपने क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट के डिफरेंस को यूनिट्स के डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे। इट मींस
मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 100। अच्छा, एक और चीज जो यहीं पे हम फाइनलाइज कर लेते हैं, कीप इन माइंड कि ऑनवर्ड थ्रू आउट कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमें जब भी वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगी वो पर यूनिट चाहिए होगी, और फिक्स कॉस्ट जब भी रिक्वायर्ड होगी इन टोटल रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं करती और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं करती। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली फॉर 1 यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये उससे भी ज्यादा आसान है। हर जगह पे, हर एक्टिविटी लेवल पे, चाहे 20 यूनिट का एक्टिविटी लेवल है, 50 यूनिट्स का है, 60 यूनिट्स का या 100 यूनिट्स, इनके एंगेज में जो कॉस्ट गिवन है वो टोटल है। टोटल का मतलब है उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है। तो अगर हम उसमें से वेरिएबल निकाल देंगे तो रिमेनिंग कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, फिक्स्ड। ये देखिए मैं दोबारा से वो टेबल यहां लिखती हूं, यूनिट्स, टोटल कॉस्ट 20 के एंगेज में 2500, 50 के एंगेज में 5500, 60 के एंगेज में 6500 हमने सपोज की, और 100 के एंगेज में 10,500। अच्छा जनाब, अब हम क्या करते हैं, इस टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वो कैसे माइनस करोगे, वो माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट को जनाब हम माइनस कैसे करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 1 यूनिट की है, जितने यूनिट्स की फाइंड आउट करनी है उतने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला एक्टिविटी लेवल पे यूनिट्स कितने आपके पास, 20। एक यूनिट की अगर 100 है तो 20 यूनिट्स के एंगेज में कितनी हुई, 2000 लीजिए। 2500 में 2000 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो जो रिमेनिंग है 500 वो हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, सेकेंड एक्टिविटी लेवल पे यूनिट्स है आपके पास 50, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 100 है, तो 50 यूनिट्स की कितनी हुई, 5000। 5000 की वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में से माइनस कीजिए, लीजिए आपके पास फिक्स कॉस्ट है। आप कोई भी एक्टिविटी लेवल सॉल्व करोगे आपके पास फिक्स कॉस्ट सेम आनी चाहिए, क्योंकि सेम होती है। 60 into 100 किया, ये आपके पास 6000, इसमें से माइनस किया, आपके पास फिक्स कॉस्ट आ रही है 500। सेम इसी तरह यहां से 10,000 माइनस किया, आपके पास ये कॉस्ट आ रही है 500। तो जनाब ये आपके सामने था हाई लो पॉइंट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया करते हैं, हम कॉस्ट की इक्वेशन बनाया करते हैं। जैसे अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसी तरह कॉस्ट में भी एक इक्वेशन होती है। वो क्या है वो मैं आपके सामने यहां लिखूंगी। कॉस्ट इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें y रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट को, a का साइन फॉर टोटल फिक्स कॉस्ट, b आपकी वेरिएबल कॉस्ट है बट फॉर 1 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। हम रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से भी a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, और आपके सामने हाई लो पॉइंट मेथड से भी हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो अपनी कॉस्ट इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, जैसे यहां मैं करूंगी। कॉस्ट इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, y इज इक्वल टू a क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, और वो हमने कैलकुलेट की है 500, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर 1 यूनिट हमने फाइंड आउट किया है 100, और ये नीचे हमने लिख दिया x। उसके बाद हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं फोरकास्टिंग के लिए। बजटिंग और फोरकास्टिंग का भी नेक्स्ट आके चैप्टर आएगा, उसमें इसकी एप्लीकेशन आएगी बार बार। तो जनाब अब फोरकास्टिंग में क्या करेंगे, हमारे पास हमने एक्चुअल में 20 यूनिट प्रोड्यूस किए, हमें मालूम हुआ कि जब हमने 20 यूनिट प्रोड्यूस किए थे तो टोटल कॉस्ट इंकर्ड हुई थी 2500, 60 यूनिट प्रोड्यूस किए, टोटल कॉस्ट इंकर्ड हुई 6500। नाउ आई वांट टू नो कि इन फ्यूचर इफ आई प्रोड्यूस्ड 150 यूनिट्स देन हाउ मच कॉस्ट आई हैव टू बियर, कितनी फिर कॉस्ट जो है जनाब फ्यूचर में मुझे 150 यूनिट के केस में बियर करना पड़ेगी। तो जनाब 150 यूनिट एक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये लीनियर इक्वेशन आपके सामने है, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी अगेंस्ट 150 यूनिट्स।
ये देखिए x की वैल्यू को पुट किया तो जनाब हमारे पास 150 यूनिट्स के अगेंस्ट में मिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये कितनी होती है जनाब 15,000 ये हुआ, 500 इसमें आप ऐड करोगे, 15,500 वुड बी कॉस्ट फॉर 150 यूनिट्स। इसी तरह पॉसिबल है वो क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट दे दे, y की वैल्यू दे दे और आपसे पूछे कि जनाब बताइए कि इतनी कॉस्ट के अगेंस्ट में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। वो x की वैल्यू आपसे रिक्वायर करेगा, लीनियर इक्वेशन को यूज कीजिएगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जनाब आज हमारी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन विद हाई लो पॉइंट मेथड और कॉस्ट इक्वेशन ये हमारी कंप्लीट हुई है। ये थ्रू आउट आपके सिलेबस में बार बार ये पॉइंट्स आगे हेल्प आउट करेंगे। अब जनाब हम प्रॉपर्ली अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। अब हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स में। तो हमारा फर्स्ट वन चैप्टर मटेरियल कॉस्ट को डील करता है, दैट्स नेम इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर आपने फर्स्ट वन चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑलमोस्ट 70% इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ लिया हुआ है, लेकिन यहाँ हम उसे रिवाइज भी करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, inventory या stock की valuation, what you have studied in your previous subject introduction to financial accounting। inventory की valuation कैसे करते हैं under IAS 2? inventory would be valued at lower of cost or NRV। cost और NRV में से जो कम वैल्यू होगी उस पर हम अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। ओके जी। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड व्हाट इज मेंट बाय NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। चलिए उसको थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। इन्वेंट्री की जब कॉस्ट की बात करते हैं बेटे, तो कॉस्ट में हमने क्या कुछ इंक्लूड किया था इन्वेंट्री की? सिर्फ परचेज प्राइस उसमें इंक्लूड नहीं होती, अदर देन परचेज प्राइस हम तमाम परचेजेस एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्री की परचेज प्राइस में। तो जनाब हमारे पास इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट आया करती है। फिर उसका हम कंपैरिजन किया करते थे। अब इन्वेंट्री की कॉस्ट से रेलिवेंट भी अगर आपको याद हो तो भाई जब हम इन्वेंट्री की कॉस्ट की बात करते थे हम बोलते थे जनाब इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन की वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं। जब परचेज प्राइस फ्लक्चुएट करेगी तो वो मेजर कंपोनेंट है आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट भी वेरी कर जाती है। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस अप होती हैं, डिफ्लेशन की वजह से प्राइसेस डाउन हो जाती हैं। आप डिफरेंट लॉट्स में आइटम को परचेज करते हो, तो जब डिफरेंट लॉट्स में आइटम्स को परचेज किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में बचे हुए आपके आइटम किस लॉट से बिलोंग करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम आता था। चले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि जनाब क्या है, मैंने 100 के लॉट्स में आइटम्स को परचेज किया। यूनिट्स परचेज्ड और उनका रेट क्या था वो यहां हम सपोज कर लेते हैं। हमने जनाब 100 यूनिट्स जो सबसे पहले ईयर के स्टार्ट में परचेज किए थे, देन रेट वाज 10 पर यूनिट। उसके बाद हमें मजीद 100 यूनिट्स जब परचेज करने पड़े तो रेट 10 से बढ़ के 11 पे जा चुका था। फिर जनाब हमने 200 यूनिट्स परचेज किए, एट दैट टाइम रेट वाज 15 पर यूनिट। और ईयर एंड पे जनाब हमने 100 यूनिट्स की एक और लॉट को परचेज किया जब रेट हो गया 20 पर। हमने थ्रू आउट द ईयर टोटल कितने यूनिट परचेज किए? 500 टोटल परचेज्ड। अब सपोज हम ट्रेडर की एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं, टोटल आइटम हमने परचेज किए 500, इसमें से जो हमने सेल कर दिए अगर वो 400 यूनिट्स थे तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हैं? मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में जनाब 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है आई डोंट नो, तमाम यूनिट्स फिजिकली आइडेंटिकल हैं, मुझे नहीं मालूम कि जो 100 यूनिट्स बचे हुए हैं ये पहली लॉट में से बचे हुए जो 10 के हिसाब से मैंने खरीदी थी, सेकंड लॉट में से बचे हुए जो मैंने 11 के हिसाब से परचेज किया था, या लास्ट लॉट में से बचे हुए जिन्हें मैंने 20 के हिसाब से परचेज किया था।
तो हमें जब बुक में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम आता है कि जनाब 100 यूनिट्स किस लॉट से बिलोंग करें, हमें ये इशू आता है। तो वहां पे हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 2 मॉडल्स ने आपकी हेल्प की थी, कॉस्ट वैल्यूएशन मॉडल्स वो आपके पास थे, जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया था। एक मेथड अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था FIFO और एक आपने मेथड पढ़ा था FO। FIFO मेथड में हमने क्या सपोज किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और FO मेथड में हमने सपोज किया था एवरेज कॉस्टिंग मेथड, कि हम कॉस्ट को एवरेज आउट कर लेते हैं, जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आती है उसे हम अपने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स की वैल्यूएशन करते हैं। कौन सी वैल्यूएशन, कॉस्ट वैल्यूएशन। अब आपने एक काम करना है, बहुत डिटेल में हमने इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है। आपने इंट्रो का वो चैप्टर, बुक्स अभी आपके पास होंगी, अभी रिसेंटली पेपर्स दिए आप लोगों ने, आपने वो इन्वेंट्री का चैप्टर रिवाइज करना है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो उसमें मैक्सिमम दी हुई हैं, जो नए पॉइंट्स होंगे हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से उसको कवर अप करेंगे। तो FIFO और FO आपने वहां से रिवाइज करना है। कुछ मेन चीजें मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा देती हूँ। तो अच्छा जनाब, उसके बाद हम क्या किया करते थे जब इन मेथड्स की, और इन मेथड्स की भी अगर आपको एप्लीकेशन याद हो, इन्वेंट्री के चैप्टर में ही बताया जाता है कि जनाब इन्वेंट्री के रिकॉर्डिंग के 2 मेथड्स होते हैं, एक परपेचुअल सिस्टम होता है और एक आपके पास पीरियोडिक सिस्टम होता है। और इन दोनों सिस्टम्स में मैंने आपको FIFO और FO करवाया हुआ है। तो जनाब परपेचुअल में किस तरह FIFO और FO की एप्लीकेशन होगी और पीरियोडिक सिस्टम में कैसे होगी, ये आपने रिवाइज करना है, ये आपकी आज की असाइनमेंट है। अच्छा, जब हम इनकी एप्लीकेशन करते थे तो हमारे पास इन्वेंट्री की क्या आती थी, इन्वेंट्री की जनाब मैं ये वैल्यू को हाईलाइट करती हूँ, हमारे पास कॉस्ट आया करती थी। उसके बाद हम क्या करते थे, कॉस्ट हमारे पास आ गई, फिर क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारे पास यूनिट्स होते थे उनमें से गुड यूनिट्स सेपरेट कर लेते थे और बैड यूनिट्स सेपरेट कर लेते थे। अब गुड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं, कोई फॉल्ट नहीं है, उनको हमने ज्यादा प्राइस में बेचना है। गुड यूनिट्स में हमेशा NRV कॉस्ट से ज्यादा हुआ करती है, तो इसलिए गुड यूनिट्स की वैल्यूएशन हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया करते थे। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कहां से आती थी, थ्रू FIFO और FO हम गुड यूनिट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे, तो जनाब इन यूनिट्स की आपके पास टोटल वैल्यू आती थी। व्हाट अबाउट बैड यूनिट्स, बैड यूनिट्स में नॉर्मली ये होता है कि उनकी NRV कॉस्ट से रिड्यूस हो जाती है, और जनाब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको पहले से हमने रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए हम इन्वेंट्री की वैल्यू कॉस्ट से कम करके NRV पे ले आया करते थे। और जितने क्वेश्चंस भी किए, होता प्रैक्टिकली ऐसा ही है नॉर्मली, कि जो आपके बैड यूनिट्स होते हैं उनकी NRV कॉस्ट से कम होती थी, उनको आप NRV से मल्टीप्लाई करते थे तो इनकी टोटल वैल्यू आती थी। फिर जनाब आप बैड यूनिट्स की टोटल वैल्यू में इसकी टोटल वैल्यू ऐड करते थे, आपके पास वैल्यू ऑफ टोटल क्लोजिंग स्टॉक आता था, जिसको जनाब फिर हम फाइनल अकाउंट्स में लेकर जाते थे। यही फिर आपकी इनकम स्टेटमेंट में वैल्यू जाती थी और यही वैल्यू आपकी बैलेंस शीट। बेटे NRV के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, NRV स्टैंड्स फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और इसको कैसे कैलकुलेट करते थे इसकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस इंट्रो के उस चैप्टर में दी हुई है। हम NRV को यूं कैलकुलेट करते थे, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस के जनाब अभी तो वो यूनिट्स आपकी इन्वेंट्री में हैं, आपके स्टॉक का पार्ट है, अभी सेल नहीं हुए, लेकिन कितने में सेल हो सकते हैं वो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस हम फोरकास्ट करते थे। आप अपनी एक्सपेक्टेड सेल प्राइस में से उन यूनिट्स को बेचने पे अगर कोई आपका एक्सपेंस आएगा तो आप वो सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस किया करते थे। उनके ऊपर कोई रिपेयर का एक्सपेंस आता था, क्योंकि कुछ बैड यूनिट्स ऐसे हो जाते हैं आफ्टर रिपेयर ही सेल हो पाते, तो कोई रिपेयर एक्सपेंस या फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन
वो माइनस किया करते थे तो जनाब हमारे पास NRV आता था। तो फिर जब हमारे पास NRV फॉर 1 यूनिट आता था क्लोजिंग स्टॉक में, जो यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट पर यूनिट के साथ कंपैरिजन करके फिर हम डिसाइड करते थे कि कौन सी वैल्यू कम है और कौन सी ज्यादा है, उस पर हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर लेते थे। अच्छा भाई, आपकी बुक्स में भी एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है, वो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, वो इंट्रो के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इजी एग्जांपल है, वो आपकी असाइनमेंट है, वो भी आपको सॉल्व करनी है, नोट कीजिएगा। पेज नंबर और एग्जांपल नंबर मैं अभी आपको नोट डाउन करवाती हूँ। आपकी बुक्स में चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 4, आपकी बुक्स में पेज नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 4। आपने करना क्या है, आपने परपेचुअल सिस्टम में भी इसको 5 और एफको से सॉल्व करना है और पीरियोडिक सिस्टम के अंदर भी आप इसको 5 और एफको से सॉल्व करोगे। अब जनाब हम इन्वेंट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जनाब वहां पे हम मोस्टली कवर अप किए थे, हमने कवर अप किया था जनाब आपके ट्रेडर को। अब हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे आपके मैन्युफैक्चरर को। पहले तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। बेटा जो आपका ट्रेडर है उसकी इन्वेंट्री एक ही होती है, फिनिश्ड गुड्स। लेकिन जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसकी इन्वेंट्री की 3 तरह की कैटेगरीज हैं, 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। आपके ट्रेडर ने रेडीमेड आइटम खरीदने और आगे बेच देने, उसकी इन्वेंट्री में सिर्फ फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, तो उसकी इन्वेंट्री में, उसके स्टोर रूम में आपको 3 तरह के आइटम्स मिलेंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये डिस्कस करना है कि जनाब इन इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन कैसे की जाए, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए और कॉस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूसिव होंगे। जहां तक बात है फिनिश गुड्स की, 100% कवर्ड अप इन योर प्रीवियस सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट यू हैव स्टडीड इन दैट सब्जेक्ट कि जनाब फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करते वक्त कॉस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जनाब। उसमें आप इंक्लूड करते हो जस्ट परचेज प्राइस, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, परचेज प्राइस में परचेज एक्सपेंसेस हम ऐड कर दिया करते हैं। तो जनाब आपके पास जो आइटम्स आपने परचेज किए उनकी कॉस्ट आ जाती है और फिर कॉस्ट का कंपैरिजन एनआरवी से करके वैल्यूज फाइंड आउट किया करते हैं। इस वक्त हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो फिनिश्ड गुड्स की तो हमने ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर ली। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर की रॉ मटेरियल की कॉस्ट की। तो बेटे इसकी कॉस्ट भी हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जिस तरह ट्रेडर के फिनिश गुड्स की कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। क्यों, ट्रेडर ने फिनिश गुड्स परचेज करने और आपके मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल को परचेज करना है। तो भाई जहां पे भी जो आइटम परचेज किया जाएगा उसकी कॉस्ट को हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि जनाब कितनी हमें परचेज प्राइस पे करना पड़ी प्लस ऑल परचेजेस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करोगे आपके पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी। वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स, पार्शली कंप्लीटेड गुड्स, कुछ काम कर लिया कुछ काम होना बाकी है।
तो जब हम काम की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आपके रॉ मटेरियल, वो इंग्रेडिएंट्स, वो आइटम्स जिनसे आपने फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उन पे आपने कुछ काम कर लिया, प्रोडक्शन का काम किया। और जब हम प्रोडक्शन के काम की बात करते हैं तो जनाब उस पर कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई हो रही है। और कन्वर्जन कॉस्ट क्या थी? अ कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। और उसमें क्या इंक्लूसिव था? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल के अलावा जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कन्वर्जन कॉस्ट है। तो भाई जब हम रॉ मटेरियल पे कन्वर्जन कॉस्ट चार्ज करते हैं, अप्लाई करते हैं, प्रोडक्शन का काम होना शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन के काम के साथ साथ कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई हो रही है। अब वर्क इन प्रोसेस पे इसका मतलब है कि कुछ कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई हो चुकी है, तो इसकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जनाब हम देखेंगे उन यूनिट्स पे अब तक मटेरियल का एक्सपेंस कितना इंकर्ड हो चुका, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी चार्ज हो चुकी। जितने परसेंट उस पे आपने काम कर लिया, उतने परसेंट उस पे मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट चार्ज हो चुकी। जितनी चार्ज हो चुकी वही WIP की कॉस्ट है। तो जनाब इसमें आप लिखोगे प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज, जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आप चार्ज कर चुके हो। सपोज वो क्वेश्चन में कहता है कि यूनिट्स आपके 50% कंप्लीट है, तो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी चार्ज हो चुकी उसका 50% ले लें। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट की मैंने बात की है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में जनाब तीनों कंपोनेंट्स शामिल हैं, आपकी मटेरियल कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट और आपकी FOH। बेटे जहां सिंपल मटेरियल सिंपल लेबर लिखा हुआ है, इट मींस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं मैं उनको अलग लिखने की बजाय हमेशा उनके पूल का नाम लिखूंगी FOH। और फिनिश गुड्स की भी बेटे जब कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, वो भी क्योंकि 100% मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट उन पे अप्लाई हो चुकी हुई है, तो आपने यहां फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में ये 100% कंप्लीट है, तो 100% प्रोडक्शन कॉस्ट इन पे अप्लाई हो चुकी हुई है, वो इनकी कॉस्ट होगी। अब इनकी वैल्यूज को भी जब देखो, इन्वेंट्री का मतलब है, इन्वेंट्री आपका क्लोजिंग स्टॉक है, आपका एसेट है, आपने इसे बैलेंस शीट में भी मेंशन करना है और इनकम स्टेटमेंट में भी लेकर आना है, CGS के पोर्शन में से माइनस करना है। कौन सी वैल्यू माइनस की जाए ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे इन्वेंट्री आपकी रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है या फिनिश गुड्स, हमेशा इस तरह इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करके, इनकी NRV कैलकुलेट करके, कंपैरिजन करके जो लोअर वैल्यू होती है वो जनाब हम ट्रांसफर करते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स में। तो इस तरीके से जनाब हमने इन्वेंट्रीज की टाइप्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो जनाब आज मैं इसको यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ, वाइड अप कर रही हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है वो पहले पूछ लीजिएगा, और असाइनमेंट मैंने आपको दे दी हुई है जी। सुभान का क्वेश्चन लेते हैं। सुभान दोबारा से नोटिफिकेशन दो। मैम ये प्रोडक्शन कॉस्ट 50% वाली बात नहीं समझ आई। 50% वो क्वेश्चन में ना आपको बताएगा, देखो वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ये यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट है। अगर तो ये 100% कंप्लीट है फिर तो ये फिनिश गुड्स हुए। ये 100% कंप्लीटेड गुड्स नहीं है, पार्शली कंप्लीटेड गुड्स हैं। तो इन पे कितने परसेंट काम हो चुका, उतने परसेंट आपने प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज कर दी। यानी कि अलग-अलग हो सकती है परसेंटेज। बिल्कुल, आप 40% बोले तो 40% ले लीजिएगा, कोई अगर वो 70% कंप्लीट हुए तो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट का 70% ले लेना। तो मैम इसमें डायरेक्ट मटेरियल आएगा? बेटे डायरेक्ट मटेरियल के तो अलावा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। आपके पास जब तक प्रोडक्शन के तीनों एलिमेंट्स नहीं होते, मटेरियल, लेबर, FOH नहीं होती, प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। तो मैम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो नहीं आएंगे? प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक। जब मैंने लिख दिया ना प्रोडक्शन कॉस्ट का वाला फ्लो चार्ट निकालो जरा। मैम वही मैं देख रहा हूँ ना कि वो आपने लिखा था ना M+L + FOH। जब मैंने ये लिखा ना M+L, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, देखो मैंने अब आपकी ये भी प्रैक्टिस करवानी है कि बुक्स में सम टाइम वो मटेरियल लेबर के साथ डायरेक्ट का वर्ड यूज नहीं करता। नहीं भी यूज करेगा तो ये अंडरस्टूड बात होगी कि जहां सिंपल मटेरियल या लेबर लिखा हुआ है, इट मींस डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, क्योंकि इनडायरेक्ट उसने FOH में अलग कर दिया। ठीक है, मतलब वो मैं पूछ रहा था कि डायरेक्ट का तीसरा हिस्सा नहीं ना आया था एक्सपेंस वाला, तो वो मैं इसलिए पूछ रहा हाँ, वो उसकी रीजन ये कि बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेयर होते हैं, इस वजह से बुक्स में मोस्टली डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओमिट कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। ठीक है मैम। ठीक हो गया। और बेटे इसके अलावा
इसके अलावा बेटे किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन? तो चलिए जनाब, आज असाइनमेंट जहन में रहे, आपने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इन्वेंट्री का चैप्टर कॉल करना है, रिवाइज करना है, और आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 में एग्जांपल नंबर 4 उन्होंने तो परपेचुअल से सॉल्व की हुई है। इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल को समझाने के लिए जरूरी है आपने प्रीवियस पॉइंट को रिकॉल करके आना है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 6, उसको परपेचुअल सिस्टम से भी सॉल्व करना है, उसको आपने पीरियोडिक सिस्टम से भी सॉल्व करना है, और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो चैप्टर भी रिकॉल करके आना है। मैंने इनसे रेलिवेंट बहुत सी बातें खुद अनम्यूट करके आपसे कल पूछनी, नेक्स्ट लेक्चर मंडे में पूछूंगी। सो बी अटेंटिव। Until that time, Allah Hafiz.